अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हमारे इस जो क्या कहते हैं आपकी बुक है, इसके अंदर तकरीबन 9 चैप्टर्स हैं, ठीक है। जिसके अंदर पहला चैप्टर था गैसेस एक्सचेंज, जो हम पढ़ चुके हैं, होमियोस्टेसिस जो हमने अभी रिसेंटली ख़त्म किया, सपोर्ट एंड मूवमेंट जो हम पढ़ चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन कहते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का आपस में मिलकर काम करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी स्टूडेंट को अगर मैंने एक 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स मिलके प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो वो कहलाता हैगा उन लोगों का क्या कहते हैं कि इन लोगों ने मिलके काम करा, तो इनका कोऑर्डिनेशन कहलाता है। और फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास और उसके अंदर मैं किसी एक बच्चे को मॉनिटर बना दूँ, तो उस एक बच्चे का काम होगा कि उस क्लास के सारे काम को देखना, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली उस क्लास को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारा ब्रेन जो है वो कोऑर्डिनेट, हमारी जो बॉडी है वो कोऑर्डिनेट होती है, किस तरह से वो कोऑर्डिनेशन फंक्शंस अंजाम देते हैं और किस तरह से वो कंट्रोल करती है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देन हम लोग कोऑर्डिनेशन की टाइप्स पढ़ेंगे। फिर हम लोग इंसानों का नर्वस सिस्टम, उसके कंपोनेंट्स, उसके स्ट्रक्चर, रिफ्लेक्स एक्शन, रिसेप्टर ऑफ मैन ऑफ आइज, एंडोक्राइन सिस्टम्स और न्यूरल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यही चैप्टर सेकेंड ईयर में भी है। तो मैंने जिस तरह से पहला चैप्टर सपोर्ट एंड मूवमेंट को ख़त्म करवाया था, होमियोस्टेसिस को करवाया था, इसी तरह से मैं तकरीबन इसको भी करवाऊँगी। इंट्रोडक्शन में देखो, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म वेरियस टास्क इन ऑर्डर टू लिव। बहुत सारे टास्क होते हैं, मतलब खाना खाना है तो कमाने जाना है, ज़िंदा रहना है तो सांस लेना है, इस तरह के जो टास्क होते हैं उनको हम लोग फुलफिल करते हैं ताकि हम लोग ज़िंदा रह सकें। टू अचीव देयर टास्क, इन टास्क को अचीव करने के लिए, काम करने के लिए हमें कैसा होना चाहिए, हमारी बॉडी के सिस्टम को कोऑर्डिनेट होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट हो सके, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सके, बाहिमी रजामंदी के साथ तमाम काम हो, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन मिलकर कोऑर्डिनेट और इंटरेक्टिव सिस्टम जनरेट करते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना, ये एक बहुत प्रॉपर एक्टिविटी या रिस्पॉन्स होता है। फॉर एग्जांपल, कभी आपने किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली अचानक से हाथ लगाया और लगाते साथ ही आपने क्या किया, ज़रा रिकॉल करें, आपने सडनली अपने हाथ को फ़ौरन से रिमूव कर लिया। ऐसे ही किया होगा ना, इमीडिएटली आपने अपने हाथ को रिमूव कर लिया, तो क्या हुआ, आपके हाथ पे एकदम से जलन हुई और आपने उसको एकदम से छोड़ दिया। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। अच्छा, भी अब ये तो हमें समझ आ गया। तो ये हुआ कैसे और क्यों हुआ? हम तो ये सोचेंगे ना, हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया, हमें तकलीफ हुई, हमने छोड़ दिया, लेकिन क्यों? क्या हमें पता था कि ये चीज़ गर्म है? फॉर एग्जाम्पल, आप ज़मीन पर चलते हुए जाने, आपके पाँव के नीचे एक कील आ गई, ठीक है। आपके पाँव के नीचे एक कील आ गई, अब वो आपके पाँव के अंदर पेनिट्रेट करी, ठीक है, आपके पाँव में चुभी। अब आपको कैसे पता चला कि आपके पाँव में पिन चुभी है? क्या हुआ? दर्द हुआ? क्यों हुआ? दर्द क्यों हुआ? एक बात देखो समझने की है। फॉर एग्जांपल, अगर क्या कहते हैं, हम लोग के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीज़ नहीं रखी होती कि हमें दर्द का नहीं पता होता। एक वर्ड है दर्द, अगर हमें पेन का पता ही नहीं होता कि पेन भी कोई चीज़ है, और हम किसी भी चीज़ को ऊपर चढ़ते करते खून बह रहा है, चोट लग रही, कुछ भी हो रही है, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, हम कहते हैं कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, बाल, अगर जैसे नॉर्मली हम लोग अपने हेयर्स गर्ल्स या बॉयज़ जो भी अपने हेयर्स को सेट बनाते करते, तो बाल कटते हैं। जब आप लोग बाल कटवा रहे होते किसी पॉलिश से या किसी भी क्या कहते हैं नाई वगैरह से, तो क्या आपको बाल कटते हुए तकलीफ़ होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती है? एक बात है ना, बाल कटते हुए तकलीफ़ क्यों नहीं होती? ज़िंदा होती है वो, तो लिविंग होते हैं, तो क्यों नहीं तकलीफ़ होती? अच्छा भाई, चलो ये चीज़ भी एक चीज़ हमें फिनोमेना समझ आ गया। और फॉर एग्जांपल, अगर हमने कोई चीज़, हमें नहीं पता कि वो गर्म है ठंडी, हमने उसको हाथ लगा दिया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई वो चीज़ क्या कहते हैं गर्म थी? क्या ऐसा क्या चीज़ है? तो होता क्या है, हमारे पाँव में यहाँ पे लगे हुए रिसेप्टर, सही है। ये रिसेप्टर फ़ौरन से इनको पता चला कि भाई कील जो है वो पाँव में चली गई है, घुस गई है। अब वो फ़ौरन से सिग्नल लेकर जाएंगे, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल लेके जाएंगे आपके ब्रेन के पास। आपके ब्रेन के पास वो एक सिग्नल लेकर जाएंगे और ब्रेन को बताएंगे, हाँ भाई इसके इस तरह से चोट लग गई है। ब्रेन जल्दी से एक और सिग्नल भेजेगा कि पाँव को फ़ौरन से हटा लो। अब ये काम कितना लंबा प्रोसेस लग रहा है ना, कि पहले हम कील पे चढ़ेंगे, फिर रिसेप्टर देखेंगे, फिर रिसेप्टर भेजेंगे, फिर ब्रेन उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद भेजेगा। बेटा, ये बहुत जल्दी होता है, ये मिली सेकेंड्स में काम हो रहा होता है, बहुत जल्दी। ऐसा होता है कि आपने पाँव रखा, फ़ौरन न्यूरॉन गए, आए और हटा लिया आपने पाँव।
कुछ लोग होते हैं ना जिन लोगों का नहीं रिसेप्टर्स वगैरह सही से काम करते तो उनको नहीं पता चलता। अच्छा भाई, उसके बाद देखो, हम अगर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को आप देखें तो हमारी इन्वायरमेंट की कंडीशन किसी भी हमें वार्निंग दिए बगैर चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम बैठे हुए अचानक से बादल आ गए, हमें क्या पता चला, अचानक से बिना वार्निंग के हो गया ना। अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें इन चेंजिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग्स अपने आप को एडजस्ट करना है, ठीक है। अगर एकदम से एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो हमने खुद को भी उसी हिसाब से चेंज करने का। ये जो एडजस्टमेंट होती है ना, कब पॉसिबल होती है, तब पॉसिबल होती है जब आप ये चेंजेस को डिटेक्ट कर सके, जब आपको पता चल सके कि भाई कोई चेंजिंग्स आ रही हैं, आप उनको एनालाइज कर सके, आप उनको डिटेक्ट कर सके, आप उनके लिए कोई कमांड इशू कर सके कि भाई अब इस चीज़ को ऐसे करना है। और ये कब होता है? ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स के थ्रू होता है। This will make not only their survival possible but also ensure the continuity of their species। ये देखो, अगर आपका इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम चलेगा ना कि आपकी बॉडी है, उसको पता चला भाई सर्दी हो रही है, उससे स्वेटर्स पहनना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? अगर आपको ये बात पता चली ना, आपको ठंड लग रही है, तो आप ना सिर्फ खुद जिंदा रहेंगे बल्कि आपकी जो स्पीशीज़ है, यानी कि आगे आने वाली आपकी नस्लें भी आराम सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगी, आपकी लाइफ चलती रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ठंड के रिसेप्टर्स नहीं रखे होते, अब चाहे कितनी सर्दी होती, हम वहाँ जा रहे होते, हमें पता ही नहीं चल रहा होता, हमें ठंड ही नहीं लग रही होती, और हमारे अंदर क्या हो रहा होता, हमारे अंदर के एंजाइम जो हो रहे होते हैं ना, वो डी नेचर हो रहे होते। क्या हो रहे होते? डी नेचर हो रहे होते, वो अपना काम ख़त्म कर रहे होते, हमारे प्रोटीन तबाह हो रहे होते, और क्या होता है? हम अचानक से मर जाते हैं। अब हम कहते हैं यार मरे क्यों? अब डॉक्टर बोलेंगे भाई इनके एंजाइम ने काम करना शुरू कर दिया ठंड की वजह से। अब अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये एक रिसेप्टर्स एक हमें नेमत के तौर पर अता किया कि रिसेप्टर्स जो हमें बता देते कि हाँ भाई ठंड हो रही है, वरना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं था। अब एक चीज़ होती है स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या होता है? हम इसको पहले भी पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर होमियोस्टेसिस में। देखो, स्टिमुलस क्या होता है? कोई भी चेंज होता है एनवायरनमेंट में जिसको हमारा जो ऑर्गन है वो डिटेक्ट करता है और उसके अगेंस्ट एक रेस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। इट रेफर्स टू एनी फैक्टर विच कॉज चेंज इन आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। स्टिमुलस क्या होता है? कि कोई सा भी ऐसा फैक्टर होता है जो क्या करता है, जो चेंज करता है क्या, या तो हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को या हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को। ये चेंजेस एक किस्म के स्पेशल सेल्स या ऑर्गन जो होते हैं ना, वो डिटेक्ट करते हैं, जिनको हम कहते हैं रिसेप्टर। फॉर एग्जांपल, हमारी आइज़ के अंदर मौजूद होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो आइज़ हैव फोटो रिसेप्टर्स। आँखों के पास फोटो रिसेप्टर्स हैं। ऐसे रिसेप्टर्स हैं, फोटो कहते हैं लाइट को, और रिसेप्टर्स यानी सेंसिटिव, यानी जो लाइट को डिटेक्ट कर सके। आई खुद फोटो रिसेप्टर नहीं है। आई के अंदर हमने कल, याद है फिजिक्स के स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने बात कल पढ़ी होगी मुझसे, कि स्कैलिया मौजूद होता है, कॉर्निया मौजूद होता है, रेटिना मौजूद होता है। तो हमारा जो रेटिना होता है ना, वो बेसिकली हमारी आई का रिसेप्टर है। हमारी आँखों के पास एक रिसेप्टर है। आइज़ हैव अ रिसेप्टर विच इज़ रेटिना। रेटिना के अंदर दो किस्म के सेल होते हैं जो इस चेंज को डिटेक्ट करते हैं। इसी तरह से एयर्स आर नॉट साउंड रिसेप्टर्स, एयर्स हैव साउंड रिसेप्टर्स। एयर के पास, कानों के पास साउंड रिसेप्टर होते हैं। जैसे कि आपकी एयर के अंदर ड्रम्स मौजूद है, आपकी एयर्स के अंदर कुछ 3 किस्म की छोटी छोटी सी बॉन्स मौजूद है, जिनको ऑडिटरी ऑसिकल्स कहते हैं, जिनकी मूवमेंट से आप तक साउंड आता है। इसके अलावा जो बेसिकली रिसेप्टर होता है ना आपके कानों के अंदर, जो साउंड को डिटेक्ट करता है, वो हेयर्स होते हैं, ठीक है। आपकी नोज हैज़ कीमो रिसेप्टर। नोज़ के पास भी कीमो रिसेप्टर होता है, जो गैसेस को क्या कहते हैं, बताते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपने क्लोरीन को स्मेल किया तो आपको उसकी स्मेल से पता चल जाएगा कि क्लोरीन जो है इसकी बहुत पिक्यूलर चुभती हुई स्मेल होती है, ठीक है। टंग हैज़ कीमो रिसेप्टर, ठीक है, ताकि वो क्या करे, टंग के पास भी कीमो रिसेप्टर होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं हमारी टंग के ऊपर, जिससे हमें सॉलिड और लिक्विड का पता चलता है, ठीक है। अब बात करते हैं रेस्पॉन्स। हम रेस्पॉन्स क्या देते हैं? फॉर एग्जांपल, हमारे पास कोई चीज़ आई, स्टिमुलस आया, ठीक है, हमने पाँव रखा कील के ऊपर, उसको रिसेप्टर ने डिटेक्ट किया और भेजा मॉड्यूलेटर को। मेडुलेटर कहते हैं पढ़ने वाले को। तो हमारी बॉडी के अंदर क्या पढ़ता है? ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन पढ़ता है। तो मॉड्यूलेटर हमारा क्या है? ब्रेन है, ठीक है। हम लोगों ने पाँव रखा कील के ऊपर, स्टिमुलस थी कील, हमें दर्द होना शुरू हुआ, ये रिसेप्टर फ़ौरन लेकर जाएगा ब्रेन के पास, मॉड्यूलेटर के पास। मॉड्यूलेटर ने कहा कि अब भाई फ़ौरन से पाँव हटाओ। एक और
देखो रिसेप्टर से मॉड्यूलेटर तक एक किस्म के न्यूरॉन्स होते हैं, वो लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन, जिसको हम सेंसरी न्यूरॉन कहते हैं। उन सेंसरी न्यूरॉन में अंदर ब्रेन के पास लेकर आते हैं इन्फॉर्मेशन कि भाई ऐसे ऐसे पाँव रख दिएगा। तो ब्रेन के अंदर भी एक न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिनको इंटर न्यूरॉन्स कहते हैं। वो इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो फ़ौरन से आगे भेजते हैं अफेक्टर के पास कुछ न्यूरॉन्स को कि भाई ये जो अफेक्टर जो होता है ना, उनका काम होता है जल्दी से रेस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पाँव के ये स्टिमुलस है, ठीक है, कील चुभ चुकी है। अब यहाँ पे ये तो स्टिमुलस से रिसेप्टर जिन्होंने हो गया, और यहाँ पर मौजूद है अफेक्टर। ब्रेन का सिग्नल आया अफेक्टर के पास कि भाई पाँव को फ़ौरन से हटाओ। तो अफेक्टर क्या करेगा, अफेक्टर या तो कोई ग्लैंड होगा या कोई चीज़ होगी जो जनरेट करेगा रेस्पॉन्स और पाँव हटा लेगा। इसमें ये एरो जो है ना, वो इस तरफ नहीं जाना चाहिए, एरो इस तरफ जाएगा, इसको सही कर लेना। होती कोऑर्डिनेशन की दो टाइप्स होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, ठीक है। दोनों इंटर रिलेटेड है और इंटरेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ। एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इंटर रिलेट या इंटरेक्ट करने का इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट, दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करती हैं। और अगर किसी के देखो कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन दोनों होती है। फॉर एग्जांपल अगर प्लांट्स की बात करूँ तो उनके अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है, नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, क्योंकि पौधों के पास दिमाग नहीं होता। ये लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे हाइड्रा वगैरह, तो उनके पास भी नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होती, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन हम लोग के पास केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन दोनों होती है। तो हमारे केमिकल और नर्वस कोऑर्डिनेशन आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, यानी दोनों मिलके काम करते हैं एक दूसरे के इंटरेक्शन के साथ और एक अच्छा प्रॉपर रिस्पांस देते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है कि हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स होते हैं प्रोटीन्स, तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, प्रोटीन होते हैं, नेचर प्रोटीन के बने हुए होते हैं। तो ये जो होता है ना, क्या होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन में, हमारे जैसे फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था पिट्यूटरी ग्लैंड था, उसने हार्मोन रिलीज़ करना शुरू किया। याद है हमने बात पढ़ी थी पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, अभी ही पढ़ के आ रहेंगे, ठीक है। कोई बच्चा ये ना कहे कि हमने नहीं पढ़ा, होम्योस्टेसिस में किडनी में बहुत अच्छे से बात पढ़ाई थी। तो क्या होता है कि हार्मोन्स कहाँ से रिलीज़ होते हैं, या तो कोई स्पेशल सेल होता है या ग्लैंड होता है। जैसे वहाँ पे कहाँ से रिलीज़ हो रहे थे, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ हो रहे थे, ठीक है। पिट्यूटरी क्या था, ग्लैंड था। देखो सेल और ग्लैंड में होता है फ़र्क, ये भी मैं दिखा देती हूँ। एक सेकेंड रुकेगा, मेरा नेट तो थोड़ा सा चलाऊँ मैं। एक सेकेंड रुकेगा। मेरा ख्याल है हमारा नेट चल नहीं रहा, नहीं चल गया। हाँ, अब यहाँ पर देखें ग्लैंड क्या होता है, वो कोई ऑर्गन होता है। देखो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी मौजूद है। ग्लैंड इज एन ऑर्गन विच प्रोड्यूसेस एंड रिलीज सब्सटेंस दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। तो ग्लैंड क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में फंक्शन वगैरह करता है। हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स मौजूद है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। आप यहाँ पर देखें क्या क्या मौजूद है। देखो पीनियल बॉडी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, एड्रेनल ग्लैंड, पेनक्रियास, थायराइड। अब देखो कहाँ गया पेन, ये रहा। हमारे पास ये जो ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हार्मोन्स को रिलीज़ करवाता है, ठीक है, जैसे ADH, ATH ये वगैरह। इसके अलावा पैराथायरॉयड ग्लैंड जो थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ करता है। इसमें ये देखो मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बटरफ्लाई शेप का होता है ये कहलाता है थायराइड ग्लैंड। और इसके पीछे आप देखो तो 4 वो लगे हुए होते हैं बर्ड्स, जिनको हम पैराथायरॉयड ग्लैंड्स कहते हैं। अगर ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो सेकेंड ईयर वालों ने तो पढ़ा है, और जिस बच्चों ने सेकेंड ईयर का पूरा लेक्चर दिया था उसको ये बात इन डिटेल पता होगी। फिर मैंने बताया था किडनी के ऊपर एक छोटे से कॉनिकल शेप्स के होते हैं जिसको हम लोग एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं, ये भी हार्मोन रिलीज़ करते हैं, ठीक है। ओवरी होती है कि इसका काम भी होता है, अलग अलग इनके काम होते हैं, हम आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ग्लैंड का बताना चाहती थी कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। अच्छा भाई, ठीक है। तो हमें पता चला कि ग्लैंड्स क्या होते हैं और ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हार्मोन्स को रिलीज़ करना, ठीक है। दीज मॉलिक्यूल्स आर रिलीज टू स्टिमुलेट, ये या तो क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे, या तो काम को बढ़ा देंगे सेल के, या तो सेल के काम को इनहिबिट कर देंगे, रोक देंगे, ठीक है। These molecules are released to stimulate or inhibit other cells or tissues of the body। या तो ये सेल को जो सेल्स होते हैं बॉडी को, उनको इनहेबिट कर देंगे, रोक देंगे, या स्टिमुलेट कर देंगे, ठीक है। अच्छा भाई, द टारगेट सेल मस्ट हैव रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। देखो अगर हार्मोन आ रहा है ना, ये फॉर एग्जांपल ब्रेन के पास से आया हार्मोन, अब ये हार्मोन जिसके पास भी आ रहा है ना, उस सेल के पास लाजमी रिसेप्टर मौजूद होना चाहिए। ये समझो, ये रिसेप्टर इसका। तो रिसेप्टर ऐसा, देखो ये ऐसा है कि फॉर एग्जांपल आप हो हार्मोन, ठीक है, आप
अब मैं आपसे कहती हूँ आपका नाम है हार्मोन। अभी इतना समझो, मैंने आपसे कहा कि इस एरोप्लेन के अंदर आपने जाना है, ये अजीब सा है एक एरोप्लेन, और इसके अंदर आपकी जो चेयर नंबर है ना, वो चेयर नंबर है आपकी 7। अब आप हो हार्मोन, तो आप कहाँ पर जाओगे? आप, और आपकी चेयर का नाम है 7 रिसेप्टर। क्या नाम है? 7 रिसेप्टर। तो आप जाके बैठेंगे 7 रिसेप्टर के ऊपर। तो हार्मोन किसके ऊपर काम करता है? जो क्या कहते हैं, जिस टारगेट सेल के पास उसका रिसेप्टर मौजूद हो। फॉर एग्जांपल पैराथायरॉयड ग्लैंड है, तो वो अगर काम करेगा तो ये उसी सेल के ऊपर जाके काम करेगा जिसके पास थायरोक्सिन हार्मोन को पकड़ने वाला, हार्मोन उसको इनवाइट करने वाला क्या हो, रिसेप्टर मौजूद हो, ताकि वो क्या कर सके, रिसीव कर सके। ये जो कोऑर्डिनेशन होती है ना, ये लोअर एनिमल्स में होती है, मैंने आपको बताया था। प्लांट्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्योंकि प्लांट्स के पास क्या होता है, वो ब्रेन नहीं होता है, और जो एनिमल्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, जबकि हम लोग के पास केमिकल और नर्वस दोनों होते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है एडवांस टाइप की कोऑर्डिनेशन, ठीक है। ये तो प्रिमिटिव है। प्रिमिटिव है कौन सी है? प्रिमिटिव, यानी बहुत कदीम चलती आ रही कदीम कोऑर्डिनेशन है केमिकल कोऑर्डिनेशन। यानी कि अगर आप देखो तो जितने भी पुराने हाइड्रा है, ये वो जितने भी हैं, इन सबके पास ये वाली कोऑर्डिनेशन लाजमी होगी। लेकिन नर्वस कोऑर्डिनेशन है एडवांस, अभी अभी आई है ना, तो ये सिर्फ ह्यूमंस के पास है। मतलब उस टाइम के हिसाब से बता रही हूँ, उस टाइम ये नई नई जो कोऑर्डिनेशन आई थी किसके पास थी? सिर्फ ह्यूमंस के पास थी। अच्छा भाई, ये किसके पास होता है? एग्जिबिट किया जाता है एनिमल्स के पास होता है, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये एक स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं, उनके थ्रू होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स होते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, यानी कि न्यूरॉन्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो केमिकल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स है, ठीक है। ये जो सिग्नल्स होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये इलेक्ट्रिक फॉर्म में होते हैं, बिजली की फॉर्म में होते हैं। केमिकल्स होते हैं, ये केमिकल्स जो होते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं, ये किसी केमिकल्स की वजह से जनरेट होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी की तरह से मूव करते हैं, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी एक पिक्चर है मेरे पास नेट से निकाल के। इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं ये दिखाती हूँ आप लोग को। ये आपका न्यूरॉन का वैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये देखो किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के तौर पे जाने। ये देखो कितनी अमेजिंग किस्म की, ये देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे बहुत सारी बिजली इधर उधर फैली हुई है। ये देखो, देख रहे हैं आप लोग? और ये देखो, ये मुझे पिक्चर्स बहुत पसंद आएंगी क्योंकि बहुत एस्थेटिक किस्म की होती है। ये देखो, आप देख रहे हैं? इससे ऐसा लगता है कि इंसान का माइंड पता नहीं क्या ही चीज़ है, बहुत एक अमेजिंग किस्म का क्रिएटिव थिंग है। ये देखें किस तरह से आ रहा है। ये देखो, ये न्यूरॉन हैगा, ये नज़र आ रहा है आपको? न्यूरॉन कैसा? न्यूरॉन जैसे बिजली नहीं होती, बिजली यूं 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 इधर उधर हर जगह चली जाती हैगी। देखा कभी आसमान पे बिजली को कड़कते हुए? इसी तरह से कड़कती बिजली, मैं वो भी दिखाती हूँ जो आसमान पे बिजली कड़कती है। अब मुझे ये नहीं याद आ रहा उसको हम क्या कहते हैं, जो आसमान पे बिजली कड़कती है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। इन क्लाउड्स। ये देखो, न्यूरॉन्स की तरह की लग रही है। देखें, समझ आया कि हमारे न्यूरॉन्स किस तरह से इलेक्ट्रिक की फॉर्म में होते हैं? आपको दिखाना बेसिकली मकसद था। अच्छा भाई, उसके बाद अब नर्वस कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के दरमियान में ये कंपैरिजन है। आपको पता है नर्वस कोऑर्डिनेशन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से होता है, जबकि ये हार्मोन्स की वजह से होता है। ये सिग्नल टाइप होता है। ये कैसे, इसका सिग्नल कैसे जाता है? इलेक्ट्रोकेमिकल के थ्रू। ये जबकि सिर्फ केमिकल के थ्रू जाता है। इसका एक्शन रैपिड होता है, इसका एक्शन स्लो होता है। यानी ये नर्वस कोऑर्डिनेशन, बिजली है ना तो ज़्यादा जल्दी से चली जाएगी, जबकि केमिकल आराम आराम से जाएगा। अब पौधों के अंदर कैसे जाता है? पौधों के अंदर फ्लोएम के जरिए जाता है। सही है, पौधों के पास क्योंकि वो तो होती नहीं, ब्लड वेजल्स वगैरह तो होती नहीं, हमारे तो ब्लड वेजल्स होती है, उनके पास तो नहीं होती। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन छोटी ड्यूरेशन के लिए होता है, छोटे से टाइम के लिए होता है, और ये जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। और मैंने आपको बताया था कि एडवांस टाइप कोऑर्डिनेशन कौन सी? नर्वस, और प्रिमिटिव टाइप कौन सी? केमिकल। ये जो होता है ये सिर्फ ऐसे एनिमल से रिलेट करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो कि क्या कहते हैं, बहुत सिर्फ एनिमल से रिलेट करता है, जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन तमाम ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है, हाइड्रा वगैरह जो इस तरह के भी होते हैं। अच्छा, अब ये समझो एक न्यूरॉन है, ठीक है, इस तरह का, और ये है दूसरा न्यूरॉन,
ये दूसरा न्यूरॉन जा रहा है, तो इन दोनों के दरमियान में ये है खाली स्पेस। इस खाली स्पेस के अंदर एक किस्म के मौजूद है पैकेट्स, ऐसे ग्रेन्यूल्स गोल गोल से, जिनको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो होता क्या आएगा कि ये जो एक न्यूरॉन है ना, इसको दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देना हैगा, अपना मैसेज देना है। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, ये उनको देगा सिग्नल, और ये न्यूरोट्रांसमीटर इस न्यूरॉन के अंदर जाएंगे। फिर क्या होगा कि इस न्यूरॉन के बाद एक और न्यूरॉन होगा, फिर वो उसके पास जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर अफेक्टर तक आ जाएंगे। मैं ये भी दिखा देती हूँ। न्यूरोट्रांसमीटर, ये देखिएगा, ये आपको दिखानेंगे। ये 2 सेल, ये न्यूरॉन आ रहा है और ये अफेक्टर सेल है, ठीक है। और अफेक्टर सेल के ऊपर ये देखो, ये लगे हुए हैं रिसेप्टर्स, नज़र आ रहे हैं। ये न्यूरॉन का ये वाला पार्ट है जो ब्लू कलर का ये रहा, जिसको बड़ा करके दिखाया गया है। और ये रिसेप्टर की स्किन दिखाई गई है, जिसके ऊपर क्या मौजूद है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये इस तरह के रिसेप्टर मौजूद है। अब क्या होगा कि ये जो इसके अंदर ये जो वेजिकल्स है ना, इन वेजिकल्स के अंदर गोल गोल से रेड रेड से कुछ आपको नज़र आ रही है। जो वेजिकल है थैली है, वेजिकल है थैली, जिसके अंदर कुछ रेड गोल गोल से सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद है। ये सर्कुलर स्ट्रक्चर्स है न्यूरोट्रांसमीटर। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर सबसे पहले आएंगे किसके पास, ये जो आपकी जो स्किन है ना, ये स्किन कह रही हूँ, आपका जो न्यूरॉन है ना, समझो न्यूरॉन है। हाँ देखो, इसके अंदर पिक्चर में दिखाया हुआ है कि ये वेजिकल यहाँ पे आया, यहाँ से इधर आया, इधर से फिर इधर आया, और फिर उसके बाद ये इसकी मेम्ब्रेन के पास आया और उसको खोल के इससे सारे न्यूरोट्रांसमीटर को निकाल दिया। न्यूरोट्रांसमीटर खुले, रिसेप्टर के पास गए, इनको मैसेज दिया, और देने के बाद ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ना, इनको वापस से ना, ये जो रीअपटेक पंप है, यानी यहाँ पे एक पंप लगा हुआ है, ये वाले पंप जो नज़र आ रहे हैं आपको, इन पंप के थ्रू ये देखो वापस इसके अंदर आ जाएंगे न्यूरोट्रांसमीटर। मतलब इसके जो न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे ना इसको मैसेज देने, वो इसके रिसेप्टर के पास जाएंगे, उनको मैसेज देकर वापस आ जाएंगे, ठीक है। फिर इस ये जो अफेक्टर रहेगा, इसका काम तो रिस्पॉन्स जनरेट करना, तो ये कोई भी अफेक्ट करेगा। ये देखें कितनी फाइन और अमेजिंग किस्म की डायग्राम्स मौजूद हैं, ये देखो। अच्छा भाई, उसके बाद है उसके बाद ये क्या होता है, ये इसमें हार्मोन्स आते हैं, ठीक है। अच्छा भाई, कोऑर्डिनेशन लोअर ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स पे कैसे होते हैं, देखो लोअर ऑर्गेनिज्म में जैसे प्रोकैरियोट्स, पता है ना, बहुत पहले से आए हुए, प्रोटोजोआ यानी एनिमल लाइक जो होते हैं, एल्जाई, फंजाई, प्लांट्स, ये सब लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं, किसके ज़रिए, हार्मोन्स के ज़रिए करते हैं। तो उससे वो क्या करते हैं, वो हार्मोन्स अपनी मूवमेंट को, ग्रोथ को, अपने मेटाबॉलिज्म, अपनी रिप्रोडक्शन, इन सबको कंट्रोल करते हैं, इन सबको रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में कहा होगा कि एक प्लांट है टच मी नॉट, जिसका नाम मेरा ख्याल है मिमिजा, इस तरह से कुछ होता है इसका नाम ना, सेकेंड ईयर की बुक में ये। तो इसमें क्या हुआ कि आपने जैसे ही टच मी नॉट को हाथ लगाओगे ना, तो इसके लीव्स ना बंद हो जाएंगे। देखो ये कैसे खुले में, और हाथ लगाए तो बंद हो गए, ठीक है। इसको आप नेट पर देख भी सकते हैं, टच मी नॉट, टच मी नॉट। ये देखना इसकी वीडियो। आपने देखा ये किस तरह से बंद हुए। अच्छा, अब ये जो टच मी नॉट जो है ना, ये क्यों बंद होते हैं, ये इसलिए बंद होते हैं कि जैसे आप इनको हाथ लगाते हैं ना, तो इनके अंदर मौजूद होता है वाटर, वो उस वाटर को लॉस कर देते हैं। वो जैसे उस वाटर को लॉस करते हैं ना, वो बंद होना शुरू हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाते हैं, खुल जाते हैं दोबारा से, ठीक है। तो ये क्या होता है कि टच मी नॉट का आप जैसे टच करोगे ना, तो वो एकदम से ना, समझो वो डर जाते हैं, वो डरेंगे, उनके अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, वो स्टिमुलस होगा उनका, ठीक है, और वो उनको लीव्स को क्या करवाएगा, बंद करेगा। तो यहाँ पे आपसे कहा हुआ कि रीज़न दे कि टच मी नॉट प्लांट जो है वो क्यों फोल्ड होता है। तो अभी आप लोगों ने मुझे इसका रीज़न खुद लिख कर देना है, ठीक है।
अच्छा जी, अदर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, जैसे ग्रोथ होती है, रिप्रोडक्शन होते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होती है ना, ये सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स की वजह से भी होती है। यानी कुछ सेल होते हैं जिनको हम सिक्रीटरी सेल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, जो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। या फिर कुछ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं। अच्छा, होता क्या है कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, जैसे सनफ्लावर प्लांट है, जब ये पौधा है, ठीक है, ये इसके लीव्स हैं। अभी ये ऐसे, जैसे यहाँ पे सूरज आएगा ना, ठीक है, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये इसकी तरफ बेंड हो जाएगा, यानी कि यूं हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यानी इसकी तरफ बेंड हो गया, इसकी तरफ फेस कर लेगा अपना। तो क्या होता है कि ये जो सनफ्लावर होता है ना, तो ये क्या कहता है, ये उसकी तरफ बेंड कर जाता है, जहाँ पे टर्न हो जाता है उसकी तरफ मुड़ जाता है, जहाँ पे सूरज होता है। तो ये बहुत आराम आराम से होता है, ठीक है। और ये किसके वजह से होता है, प्लांट्स के हार्मोन्स होते हैं, फाइटो हार्मोन्स। फाइटो कहते हैं प्लांट्स को, किनको कहते हैं, प्लांट्स को। तो प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले हार्मोन्स कहलाते हैं फाइटो हार्मोन्स। तो इसमें एक हार्मोन का नाम दिया हुआ ऑक्सिन। और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि गिबरेलिन होता है, और क्या कहते हैं, बहुत 4-5 होते हैं, लेकिन अभी आपके इसमें ऑक्सिन का ही नाम है। तो ऑक्सिन जो होता है ना, ये क्या करता है, ये एक फाइटो हार्मोन है, प्लांट का हार्मोन है, जो क्या करता है, उसकी ग्रोथ वगैरह को और उसकी डायरेक्शन को स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पौधा ऐसे ग्रो हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो इस पौधे की ग्रोथ को चेंज करवा के टर्न करवा देगा, ऐसे करवा देगा उसकी ग्रोथ, ठीक है, सूरज की तरफ। अच्छा भाई, उसके बाद है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, जो मैं इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगी। ये वाला तो सेकेंड ईयर के साथ पढ़ाऊँगी। अच्छा भाई, न्यूरॉन की नर्व इम्पल्स कितना है, ये तो छोटा सा टॉपिक है। अच्छा भाई, उन लोगों के पास बहुत डिटेल में, जो हमारी क्लास सेकेंड ईयर है ना, उनका। बच्चों ये याद है कल हमने आइस का पढ़ा था, चलो इसको पढ़ लेते हैं। रिसेप्टर्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, आपको पता है ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डिटेक्ट करते हैं नंबर ऑफ स्टिमुलाई को, लाइट, साउंड, ग्रेविटी, डैमेज टू द टिश्यूज़। ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, सब कौन डिटेक्ट करता है, ये सब हमारी ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करती है। किसके ज़रिए, रिसेप्टर्स के ज़रिए। हमने इसका ना पढ़े भी होंगे, जैसे फोटो रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करते हैं, फोटो कहते हैं लाइट को, तो ऐसे रिसेप्टर जो लाइट को डिटेक्ट करें, साउंड रिसेप्टर जो साउंड को डिटेक्ट करें। इसके अंदर एग्जाम्पल में एयर और आई नहीं आना चाहिए। अच्छा जी, जैसे आई जो है, ये ऐसा ऑर्गन है जो जिससे हमें नज़र आता है। ये किससे काम करता है, ये सिंपल कैमरा के प्रिंसिपल पे काम करता है कि लाइट को लेता है और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक कर देता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो हमारे पास जो लाइट जाती है वो किसके पास जाती है, रेटिना के पास। और पता है ना रेटिना क्या होता है, ये देखो, ये होता है रेटिना। कल हमने इसको पूरा फिजिक्स के अंदर बहुत गौर से पढ़ा था। फिर देखो, लाइट जो होती है वो कैप्चर करता है रेटिना, उसको कन्वर्ट करता है किस में, नर्व इम्पल्स के अंदर, और आपके ब्रेन को भेज देता है। याद है हमने पढ़ा था क्या, यहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती हैं। ऑप्टिक नर्व क्या करती हैंगी, ये जो रेटिना जिसको कन्वर्ट करता है ना, उसको भेज देती हैंगी, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमारी जो आई होती हैगी, क्या कहते हैं, ईच आई लाइज इन अ बोनी सॉकेट ऑफ फॉर प्रोटेक्शन। हमारी आई जो होती है ना, ये एक बोनी सॉकेट के अंदर मौजूद होती है, मतलब एक लकड़ी का हमारी जो हड्डी होती है कैल्शियम की बनी हुई होती है, तो हड्डी का एक ऐसा बोनी स्केलेटन होगा। मैं आपको ये दिखाती भी हूँ, कहाँ गया, बोनी सॉकेट फॉर आई। ये देखें, ये आपकी आई जिस सॉकेट के अंदर है ना, गोल सा सॉकेट, ये नज़र आ रहा है, ये है बोनी सॉकेट, आपकी आई इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक टफ आउटर कोट होता है जिसको हम स्कैलिया कहते हैं, यानी वाइट पार्ट जो आई का होता है, जो कवर करता है आई को, ठीक है। स्कैलिया के बिल्कुल पास क्या होता है, कॉर्निया मौजूद होता है। याद है हमने पढ़ा था कॉर्निया कहाँ पर हमारा, ये देखो, याद है हमने पढ़ा था, ये जो इतनी लेयर रहेगी ये स्कैलिया की, और ये जो ये वाली लेयर है कॉर्निया की, याद है। अगर मैं आपको इसको चलो दिखाती हूँ अभी, देखते हैं यूट्यूब पे आ रहा है कुछ। इसको हम आई एनाटमी, तो ये देखो, अच्छा ये तो इसमें आ रहा है। चलो मैं इसकी कोई एनिमेटेड वीडियो निकाल कर आप लोगों को सेंड करूँगी। तो इसको पहले आई वाले को पढ़ना, फिर इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये चैप्टर भी हमारा जल्दी कवर अप हो जाएगा क्योंकि बहुत आसान है।